Okay, so good evening, one and all, and I welcome you all for these employability class. So here I am going to tell you what is the reality behind the placements nowadays. मोस्ट स्पेशली अगर मैं बात करना चाहूँ तो आज हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन जो है वो डिस्कशन हमारा इसी बात पे है कि 2026 एंड ऑनवर्ड्स आने वाले सारे रिक्रूटमेंट्स जो है स्पेशली कॉर्पोरेट रिक्रूटमेंट्स उसी तरीके से अगर हम उस कॉर्पोरेट जॉब्स या फिर हम उसका होने वाला रिक्रूटमेंट थ्रू आउट द कैंपसेस जो भी होगा उसमें हम क्या करने वाले हैं या फिर हमारी स्ट्रैटेजी कैसे बनी होने वाली है, उसको क्रैक कैसे करें और हायरिंग यानी रिक्रूटमेंट्स की रियलिटी कैसे होने वाली है। हम सारी चीज़ें जो हमारा डिस्कशन है, इन्हीं पे आगे होने वाला है। तो मैं कुछ आपको प्रेज़ेंट भी कुछ चीज़ें करने वाला हूँ जिसमें आपको कुछ मॉडल्स के बारे में बताऊँगा। उसी के साथ हम बात भी करेंगे आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स की, ठीक है? तो पूरा डिटेल में हमारा आज का वीडियो जाने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू डिस्कस इज़ द रियलिटी बिहाइंड द प्लेसमेंट। सो आज के प्लेसमेंट में जो इंडस्ट्री का नीड है, वो नीड क्या है? इम्पोर्टेंट ये है आपको समझना कि इंडस्ट्री नीड क्या है? और इंडस्ट्री नीड में हालाँकि देखें तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे आपका एकेडमिक स्कोर हो या फिर एकेडमिक प्रोफाइल आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और यू हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन, ओके? यू आर वेरी प्रेज़ेंटेबल एज़ वेल। बट सिर्फ पर्सनैलिटी ही होना या फिर आपका कम्युनिकेशन ही अच्छा होना या सिर्फ स्कोर अच्छा होना, यही मायने नहीं रखता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कॉर्पोरेट एक्सपेक्ट करता है आपसे, वो कॉर्पोरेट एक्सपेक्ट ये करता है कि आपके पास कितने प्रोजेक्ट्स हैं, लाइव प्रोजेक्ट में आपने कितना काम किया है, आप कितने एक टेक्नोलॉजी को लेके कितने लायबल हैं, ओके? इन सारी चीज़ों पे डिमांड्स होती है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक इंटरव्यू लूँ, तो उस इंटरव्यू में कैंडिडेट का पर्सनैलिटी अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है, प्रेज़ेंटेबल है, बट अगर वो किसी एग्जीक्यूशन में या किसी टेक्नोलॉजी पे अगर वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाता है, यानी वो स्किल ही उनके पास नहीं है, सो उस वक़्त प्रॉब्लम ये आती है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो डेफ़िनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम सिलेक्शन होता नहीं है, क्योंकि अगर आपका थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन टूटा-फूटा भी रहे, थोड़ा-सा लेस प्रेज़ेंटेबल रहे, बट यू आर वेरी गुड एट एग्जीक्यूशन, उस टेक्नोलॉजी में आप अच्छे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है? सो डेफ़िनेटली और कंपनी स्पेसिफिक यानी कंपनी जिस पोज़ीशन के लिए हायरिंग करने के लिए आ रही है, अगर उस हायरिंग के लिए आपके पास एक वैलिड डेटा अगर आपका हो या फिर आपका क्वालिफ़िकेशन वैलिड हो, क्वालिफ़िकेशन नॉट इन द सेंस ऑफ योर डिग्री और योर कोर्स, ओके? क्वालिफ़िकेशन इन द सेंस ऑफ सपोज़ अगर एक डेवलपर की पोज़ीशन के लिए अगर कंपनी हायर करने के लिए आ रही है, सो डेफ़िनेटली आपकी सिर्फ़ डिग्री वैलिड नहीं होती है। आईटी पे स्पेसिफ़िक डिग्री उसपे काम नहीं आती है। हालाँकि वो बस एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए ही एक वैलिड होगा, बट आपको उसमें प्रोजेक्ट्स आपके होने चाहिए। कितने प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं? कितने आपने गिटहब में अपलोड किए हैं? अब कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका कितना है? कैसे स्टैटिक और डायनामिक प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हैं? ठीक है? उसी के लिए आपका एनालिटिक्स का कोई सर्टिफ़िकेशन आपके पास है या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का आपके पास सर्टिफ़िकेट है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो उस जॉब के पोज़ीशन के रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें आप पॉसेस करते हैं, सो डेफ़िनिटली उस वक़्त शायद आपको इंटरव्यूअर कंसिडर करे या फिर एट लीस्ट थोड़ा बहुत शॉर्टलिस्ट तो भी कर सके, ठीक है? तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें इंडस्ट्री डिमांडेड है। सपोज़ अगर हम पीजी यानी एमबीए के रोल्स पे भी अगर हम बात करते हैं, तो एमबीए की रोल्स के लिए भी सिर्फ़ डिग्री होना या अच्छे स्कोर होना, ये इतना ही बस काम नहीं आता है उसमें, ठीक है? ये बात ध्यान में रखिए आप सब लोग, कि अगर एक एमबीए ग्रेजुएट भी है, तो वही रियल टाइम एग्ज़ीक्यूशन उसका कितना है, उसका प्रोजेक्ट कौन से डोमेन पे है, जो स्पेशलाइज़ेशन उन्होंने लिया है, क्या उसके प्रोजेक्ट्स उसको मैच करते हैं? और जो प्रोजेक्ट उन्होंने किया है, उसी की क्वेश्चन आंसरिंग में क्या वो सही आंसर दे पाते हैं? और उनका अगर कोई टास्क दे या कोई सिचुएशन रिएक्शन उन्होंने दी होगी इंटरव्यू में, तो अगर वो सारी चीज़ें अगर मैच होती है, उनके आंसर्स मैच होते हैं, तो डेफ़िनिटली वो कंसिडर कर सकते हैं, कंपनीज़ कंसिडर करेगी। बट सिर्फ़ और सिर्फ़ एक डिग्री होना और आप फाइनल ईयर में होना उस प्रोजेक्ट के लिए, सिर्फ़ इतना ही काफ़ी नहीं होता है दोस्तों। आज के डेट में सिर्फ़ आपका ऑनगोइंग डिग्री हेल्प आउट नहीं करता है। यू शुड हैव certifications with you, you should have the knowledge of the particular technology, you should have something where it will help you out to get recommended, okay? और इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप
अगर फाइनल ईयर में है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि यूजी और पीजी के लिए मैं सेपरेट चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, तो डेफिनिटली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जब आप फाइनल ईयर में जाते हैं, ठीक है? तो जब फाइनल ईयर में आप जाते हो, तो तब आप थोड़े से अवेयर होते हो एंड देन यू आर गोइंग टू लुक आफ्टर योर प्लेसमेंट। तो सिर्फ ये आपकी ही कहानी नहीं है। ओके, सो यस, वेरी गुड इवनिंग। ललित आई थिंक इज देयर। ओके, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी को गुड इवनिंग। तो हमारी बात ये चल रही थी कि जब फाइनल ईयर में यूजी स्टूडेंट्स, यानी चाहे आप इंजीनियरिंग करें या बीसीए करें या बीबीए करें या जो भी आपका ग्रेजुएशन कोर्स है, तो हमारे इंडिया में एक ही दिक्कत आती है कि बच्चे जब फाइनल ईयर में आते हैं ना, उस वक्त वो अपने प्लेसमेंट की जर्नी की राह देखते हैं या फिर वो थोड़ा सा सीरियस होते हैं अपने प्लेसमेंट्स को लेके। करेक्ट? तो ये सीरियसनेस फाइनल ईयर में आपकी काम नहीं आती है, बिकॉज हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम अगर आप देखते हैं अच्छे से, तो फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट होता है ना, वो हमेशा ही प्रोजेक्ट्स या उनके जो प्रेजेंटेशंस होते हैं, उनमें बिजी होते हैं। तो समहाउ जो टाइम मैनेजमेंट उनको चाहिए, वो शायद वो टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है, जो चाहिए होता है। तो मैक्सिमम तो उस वक़्त जब हम लोग जब ट्रेनिंग्स देते हैं, बच्चों को देखते हैं, उनसे बात करते हैं, तो फाइनल ईयर में मैक्सिमम बच्चों का यही होता है कि सर हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो वो टाइम मैनेज नहीं हो पाता, हमारे प्रेज़ेंटेशंस हैं या फिर हमारा कोई एक रिसर्च वर्क शुरू है। तो ऐसी चीज़ों में एक सेपरेट टाइम निकालना प्लेसमेंट के प्रिपरेशन के लिए, तो ये थोड़ा-सा वैलिड नहीं हो पाता है, ठीक है? या फिर टाइम मैनेजमेंट उस वक़्त नहीं हो पाता है, जो होना चाहिए। तो ऐसे वक़्त क्या करिए, उसके सॉल्यूशंस हैं, उसपे काफ़ी सॉल्यूशंस हैं और ये सॉल्यूशन आपके एट लीस्ट सेकंड ईयर से शुरू होने चाहिए, ओके? बट ये हमारा प्रिपरेशन का पार्ट है, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। अभी जो हमारे बात करनी है, वो है आपका आने वाला अपकमिंग 2026 का प्लेसमेंट आप कैसे क्रैक करेंगे? यानी अगर आप फर्स्ट ईयर में, तो डेफिनिटली 2029 या फिर 30, ओके, उसमें आप शायद अगर इस साल अगर फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन लेते हो, तो आपको शायद अच्छा टाइम मिलेगा आपको। अगर आप अभी सेकंड ईयर में हैं, तो डेफिनिटली 2028 और 2029 में आप लोग अपने प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करोगे या फिर आपका प्लेसमेंट उस वक़्त आएगा। अगर आप थर्ड ईयर में हैं, तो अगले साल ही आपका प्लेसमेंट आने वाला है, ठीक है? तो ये आज का जो वीडियो है, ये ज़्यादातर आपके जो अभी जो सेकंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर में अभी जो चल रहे हैं, उनका तो बस अभी पास आउट होने को ही आया है। तो हम आज बात करेंगे पर्टिकुलर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? ये पूरा वीडियो उन्हीं के लिए डेडिकेट होगा और हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो एमबीए, एमटेक, एमसीए जो बच्चे कर रहे हैं और वो लोग जो फर्स्ट ईयर में अभी हैं या एंट्री करेंगे इस साल, ठीक है? उनके लिए ये वीडियो डेफिनिटली हेल्प आउट होगा। सी, तो सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो आपको प्लेसमेंट क्रैक करना कैसे है? सबसे पहले मैं फिर से एक बार आपको इंडस्ट्री नीड बता देता हूँ। इंडस्ट्री क्या चाहती है? सी देखिए, आप जो भी स्पेशलाइज़ेशन में अपनी डिग्री कर रहे हो या आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स चल रहा है, कंपनी जिस पोज़ीशन के लिए हायरिंग करने के लिए आएगी, वो उसी पोज़ीशन से रिलेटेड स्किल जिसके अंदर है, वो सिर्फ़ उनको ही फ़ोकस करते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स वे कुछ चीज़ें बस होती हैं, जहाँ पर आपको कंसिडर किया जाएगा, आपके प्रेज़ेंटेशन और आपके कम्युनिकेशन के बेसिस पे। लेकिन ज़्यादातर प्लेसमेंट जो आपके होंगे, वहाँ पे आपको एक रिक्वायर्ड स्किल्स जो है, वो स्किल्स आपको रिक्वायर्ड गेन करके रखनी ही पड़ेगी। सो इसमें सॉल्यूशन ये है कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या फिर जैसे कि प्रोजेक्ट ओरिएंटेड आपको काम करना होगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो जैसे कि आपको डेटा एनालिसिस की बात है, यानी एडवांस एक्सेल है, एआई टूल्स है, आपको शुरुआत इससे करनी होगी। बिकॉज़ डेटा एनालिसिस की जब हम बात करते हैं ना, जिसके अंदर एडवांस एक्सेल आता है, पावर बीआई आता है, एआई टूल्स भी उसमें थोड़े बहुत यूज़ होते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे आप छोटे-छोटे प्रोजेक्ट भी डेवलप करना शुरू करते हो, एडवांस एक्सेल पे काम करते हो या बेसिक एक्सेल से शुरू होके आप एडवांस एक्सेल में जाते हो, फिर डैशबोर्ड क्रिएशन आता है उसमें, डेटा एनालिसिस की बात आती है, वेरियस पिवट टेबल्स हैं। तो इस तरीके के छोटे-छोटे प्रोजेक्ट भी अगर आप बिल्ड करते हो और एक सर्टिफिकेशन भी आप अगर एडवांस एक्सेल, एआई टूल्स के लेते हो, तो डेफिनिटली ये आगे आपके प्रोजेक्ट में काम आएँगे। तो आपको करना क्या है, आपको अगर आप फर्स्ट ईयर में है, तो फर्स्ट सेमेस्टर या फिर सेकंड सेमेस्टर, आप सेकंड ईयर में है, तो अभी फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है, थर्ड ईयर में तो सिक्स्थ सेमेस्टर चल रहा है। सो जस्ट गो विद द प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। आप अपने डोमेन से स्पेसिफिक रिलेटेड एक डेटाबेस पे एक डेटा एनालिसिस का प्रोजेक्ट बनाइए यूजिंग एडवांस एक्सेल और द एक्सेल यूजिंग कोपायलट। आप एआई के टूल्स आप सीखिए जो इंपॉर्टेंट है, जो वेरियस डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट टूल्स हैं, जो आपके डोमेन के स्पेसिफिक हो।
ठीक है? ये ऐसे आपको छोटे-छोटे 1 या 2 प्रोजेक्ट्स आपको बनाने हैं। अगर आप एमबीए में हो, एमटेक में हो या एमसीए कर रहे हो तो आपके लिए भी अगर आप एमसीए में हो तो टेक्निकल प्रोजेक्ट्स आपको बनाने होंगे, ठीक है? जो रियल वर्ल्ड पे काम करते हो, रियल टाइम पे काम करते हो। अगर आप एमबीए कर रहे हो तो आपको भी रियल टाइम पे रियल प्रोजेक्ट्स आपको बनाने होंगे जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, जो आपके एकेडमिक्स का सब्जेक्ट ना हो, वो आउट ऑफ द एकेडमिक्स हो, ठीक है? तो ऐसे वेरियस आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे जाना होगा, ये आपकी सबसे पहली नीड। यानी हर सेमेस्टर में आपको 2 प्रोजेक्ट्स ये बनाने ही पड़ेंगे, ओके? क्योंकि इसका एडवांटेज ये है कि जब आप फाइनल ईयर में इंटरव्यू के लिए जाएँगे या जो भी आप अपने प्लेसमेंट इंटरव्यू के लिए बैठेंगे, आपके रिज़्यूमे में आपके खुद के बनाए हुए प्रोजेक्ट्स वहाँ पे शो होने चाहिए। जनरली हम जब रिज़्यूमे देखते हैं ना बच्चों का, तो उसमें चीज़ें ही नहीं होती हैं। वो बस अपना एकेडमिक्स डाल देते हैं, स्किल डाल देते हैं, है ना? इंटरेस्ट का सेक्शन डालते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस डाल देते हैं, स्किल्स डालते हैं, सर्टिफिकेशन हुआ तो बस 1-2 होगा। सो ये सिर्फ़ इतना चीज़ें काम नहीं आती है। जब क्योंकि आज का डे ये पहले जैसा नहीं है। आज का नया ईरा जो है, प्लेसमेंट का या इंडस्ट्री का नीड जो है, वो क्लियरली प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ही आपको माँगेंगे। ओके? तो 26 के बाद का अगर आपको प्रोजेक्ट क्रैक करना है या प्लेसमेंट क्रैक करना है दोस्तों, तो डेफिनिटली प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे ही आपको जाना होगा। चाहे वो प्रोजेक्ट आपके छोटे से छोटे क्यों ना हो, अगर उसमें एआई का इस्तेमाल हुआ हो, तो ऑल वेल एंड गुड ही रहेगा आपका, ठीक है? तो इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें प्रेज़ेंट भी करना चाहूँगा। सी यहाँ देखिए दोस्तों कि जैसे हमने बात की है कि यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की जो हमने बात की है, वो है पूरे टेक्निकल डोमेन्स में आएँगे। तो उसमें सबसे पहले कॉमन क्या है? तो सारे के सारे यूजी और पीजी स्टूडेंट के लिए जो कॉमन है, वो है आपका डेटा एनालिसिस। यानी आपको एक्सेल पे काम करना होगा, डैशबोर्ड क्रिएशन पे काम करना होगा, पावर बीआई पे आपको डैशबोर्ड्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है? उस तरीके से आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। अगली स्ट्रैटेजी अगर मैं बात करूँ, तो ये आपकी एकेडमिक्स की हो गई, जहाँ पे आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो। लेकिन उसी के साथ चलते-चलते ये जो पॉइंट नंबर 1 आपको यहाँ पे शो हो रहा है, इसमें आपको एप्टीट्यूड का देखिए, आप किसी भी प्लेसमेंट में जाइए, आपको सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट ये अनिवार्य ही है। ओके? सो एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन, अब देखो सेम जैसे मैंने आपको कहा कि फाइनल ईयर में आने के बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो ये हेल्प आउट नहीं हो पाता है ज़्यादा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे वक़्त आपको क्या करना है दोस्तों? ऐसे वक़्त आपको ये करना है कि फर्स्ट ईयर से या फिर सेकंड ईयर, आप जिस पोज़ीशन पे आज जो भी हो, 4th सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर, आपको आज से ही थोड़ा-थोड़ा पढ़ाई अपना एप्टीट्यूड का शुरू करना होगा। लेकिन एप्टीट्यूड की पढ़ाई करने का भी एक तरीका है, इसके लिए मैं एक नया वीडियो आपको ज़रूर 1-2 दिन में ही लॉन्च करूँगा या लाइव आपके सामने आऊँगा कि एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन करना कैसे है। तो बेसिक ये है कि आपको एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट करना होगा और कोई यहाँ पे ज़्यादा नहीं, अगर आपके पास अच्छा टाइम है, आप सेकंड ईयर में हो या इवन आप थर्ड ईयर में भी हो, तो यू हैव एम्पल ऑफ टाइम। आज से ही आपके पास टाइम अवेलेबल है। तो एप्टीट्यूड एक एक फटके से बिल्कुल सॉल्व नहीं होता या फिर आपको डायरेक्टली आना शुरू नहीं होता अगर आपने एक बार पढ़ा तो। गेटिंग माय पॉइंट? तो एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन करने के लिए आपको एक टाइम देना होता है। एक पर्टिकुलर 4 महीने, 3 महीने का एक टाइम पीरियड चाहिए होता है उसके लिए। और जब आप पढ़ाई करो तो उसकी स्ट्रक्चरल पढ़ाई आपकी होनी चाहिए। बिल्कुल डेली अगर आप सिर्फ 30 मिनट्स या 25 मिनट्स तक भी अगर आप पढ़ाई करते हो, तो डेफिनिटली और वो कंटीन्यूअस लर्निंग अगर आपकी है, तो एप्टीट्यूड भी कोई बड़ी ये नहीं है, दिक्कत नहीं जाएगी। आप स्मूथली एप्टीट्यूड को क्रैक कर सकोगे। क्योंकि एप्टीट्यूड का जब टेस्ट होता है ना दोस्तों, तो मैक्सिमम कंपनीज़ में स्कोर कैलकुलेट होता है, मैक्सिमम स्कोर, या उसको सिर्फ क्वालीफाइंग का किया जाता है, ठीक है? तो मेजॉरिटी अभी ये है कि अपकमिंग टाइम में जो रिक्रूटमेंट्स होंगे, उसमें एप्टीट्यूड ये सिर्फ क्वाली नहीं होगा, क्योंकि वो रिजेक्शन राउंड होता है। क्योंकि उसका स्कोर सिर्फ अगर आप क्वालीफाई कर लिए, तो बाकी आपका पूरा कम्युनिकेशन राउंड और आपका जो टेक्निकल राउंड होता है, उसपे ही सारा आपका प्लेसमेंट डिपेंड करता है, ओके? सो एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन ये मस्ट है, इसको आपको करना ही पड़ेगा और हो सके तो कल से ही आप प्रिपरेशन शुरू करिए। डेली हाफ आवर या 20 मिनट्स या 30 मिनट्स या 25 मिनट्स की पढ़ाई भी अगर आप करते हो स्ट्रक्चर्ड वाइज़, तो भी वो इनफ है, ठीक है? वो आपको हेल्प कर देंगे। तो आने वाली वीडियो में मैं ज़रूर आपको बताऊँगा कि एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन कैसे करना है। सेकंड है आपको सॉफ्ट स्किल और कम्युनिकेशन। सो क्लास जैसे कि कहा था कि आपको प्रेजेंटेबल भी बनना पड़ेगा। यू शुड हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, ओके? Because communication is also important and it has a weightage. Okay, so interviewer definitely आपके communication को check करेंगे. So start speaking in English or start learning in English.
तो इसके लिए कोई अखबार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ आप यूपीएससी का कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। तो बेटर ये है कि कम्युनिकेशन के लिए आप यू कैन गो विद द मैगज़ीन्स, आप मैगज़ीन्स देख सकते हैं, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ यूट्यूब वीडियोज़। जैसे कि मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ तो आप शशि थरूर जी जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, आप उनके कुछ इंटरनेशनल डिबेट्स अवेलेबल हैं, आप उस डिबेट को देख सकते हैं। ओके? सेंटेंस अरेंजमेंट किस तरीके से हो रहा है। सो ऑब्जर्वेशन इज़ अ की फैक्टर। Okay, for when you are going to learn for the communication part, no, so you observation is the main important part. Okay, so then psychometric and decision making अभी आपको काम नहीं है उसका, उसके लिए स्पेशलाइज़्ड ट्रेनिंग चाहिए। एकेडमिक्स के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि टेक्निकल यानी आपको डेटा एनालिसिस पे काम करो, एआई टूल्स पे काम करो, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई इन पे काम करिए। डेफिनिटली ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी प्रोजेक्ट बिल्डिंग्स में, ठीक है? चैट जीपीटी इज़ द मेन टूल। अब अभी तो काफ़ी चीज़ें आसान भी हो गई है। आप उसको भी चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हो। यू कैन टेक द हेल्प टू क्रिएट अ थीसिस और अदर थिंग्स, ओके? अगर आप आईटी सेक्टर से रिलेटेड है दोस्त, तो डेफ़िनेटली अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आईटी में है, एआईएमएल में है, एआईडीएस में है, बीसीए अगर आप कर रहे हो, ठीक है? बीएससी आईटी कर रहे हो आप लोग, ठीक है? तो इनके लिए डेफ़िनेटली कोडिंग जो है सी, सीपीपी, पाइथन, डीएसए सी देखिए डीएसए थोड़ा-सा एडवांस हो गया अगर आपको अच्छी लैंग्वेज आती है, यानी कोई भी लैंग्वेज अगर आपको आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसका डेटा स्ट्रक्चर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और आगे एआई की जॉब जैसे हम बात करते हैं कि एआई से जॉब जाने वाली है, तो जॉब जाएगी नहीं। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करते हो तो डेफिनिटली ये हेल्प ही होगा आपको, ठीक है? तो ये एकेडमिक पार्ट है। तो पॉइंट नंबर 4 एंड 5 ये आपको एकेडमिकली अपने प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करते रहना होगा। छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स आपको बनाने होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ही आपको प्लेसमेंट क्रैक करवाएगी, अदरवाइज़ नहीं। उसी के साथ आपको कम्युनिकेशन और एप्टीट्यूड का भी प्रिपरेशन कंटीन्यूअस करते रहना है। तो ये हमारा एक बेसिक रहा, ठीक है? अब तक का जो इम्पोर्टेंट था, जो चाहिए था, ठीक है? आगे की हम बात करेंगे दोस्तों, तो आगे की बात इस पे निर्भर करती है कि आप कितने शिद्दत से अपना प्रिपरेशन करते हो, ठीक है? यानी आपकी फ्रीक्वेंसी कैसे होती है काम करने की या फिर आपकी प्रिपरेशन करने की। जैसे कहा कि कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी आपकी होनी चाहिए, डेली हाफ ऑवर एप्टीट्यूड, एक 15 मिनट्स का डेली कम्युनिकेशन का पार्ट आपको वर्कआउट करना होगा और उसी के साथ आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी करनी होगी। ओके? सो आज का प्लेसमेंट क्रैक करने का जो भी हमारा ये आइडिया रहेगा, जो भी ट्रिक रहेगा, आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ही करनी होगी। ओके? बिकॉज़ इंडस्ट्री यही डिमांड करती है और इंडस्ट्री ऐसे ही लोगों को सिलेक्ट करती है जिनके पास रिक्वायर्ड स्किल्स हो, जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड हो। ओके? सो आप सभी के लिए यही मेरा कहना रहेगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से करिए। अगर आपके साइड से कुछ क्वेश्चन्स हो तो यू कैन आस्क, ओके? दोज़ हू आर लाइव दे कैन आस्क मी अ क्वेश्चन इफ दे हैव। सो मैं आपको आंसर करूँगा, ओके? एंड फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप एमबीए कर रहे हो तो आप एमबीए वालों के लिए डेफिनेटली आपको सेम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ही होगी, लेकिन वो रियल टाइम पे करिए। डेटा एनालिसिस आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी भी स्ट्रीम स्पेशलाइजेशन में एमबीए करें तो भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट है और वो इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है आपका डेटा एनालिसिस। सारे ही इसमें आप सेल्स में करिए, आप मार्केटिंग में करिए, आप ऑपरेशंस में करिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट ही हैं। उसी के साथ एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन, कम्युनिकेशन का और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के लिए आपके डोमेन, चाहे आपका कोडिंग डोमेन हो, डेटा एनालिसिस तो सभी के लिए कॉमन बोला है हम लोगों ने, ठीक है? यही इंडस्ट्री की नीड है, ओके? और ये सारी ही चीज़ें जो आपने बिल्ड की है, इससे डेफिनिटली आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होती है और प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होने के बाद डेफिनिटली एक अच्छा इंटरव्यू आप अपना दे सकते हैं क्योंकि आपके रिज़्यूमे में प्रॉपरली कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं, जहाँ से इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन पूछ सके। इसी के साथ अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा-सा। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लिंक्डइन, क्योंकि देखिए हम हमें ये पता है कि हमारा प्रोफ़ाइल जो है, जो रिज़्यूमे बिल्डिंग है या सीवी बिल्डिंग है, सिर्फ़ यही एक प्रोफ़ाइल नहीं होती है। आज के डेट में डिजिटल प्रोफ़ाइलिंग भी इम्पोर्टेंट है और डिजिटल प्रोफ़ाइलिंग को काफ़ी महत्वपूर्ण वो भी दिया गया है। क्योंकि देखिए जब आप फ्रेशर की हायरिंग हो तो उस वक़्त आपकी डिजिटल प्रोफ़ाइल शायद ना चेक की जाए, लेकिन जब एक्सपीरियंस लोगों की हायरिंग होती है दोस्तों, ठीक है? एक्सपीरियंस लोगों की जब हायरिंग होती है तो एक्सपीरियंस लोगों की हायरिंग में डेफ़िनेटली उस वक़्त आपकी डिजिटल प्रोफ़ाइल चेक की जाती है और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म जो आपका प्रोफ़ेशनल प्रोफ़ाइल का जो है, वो है लिंक्डइन। और लिंक्डइन में भी जो डेटा आपको ऐड करना होता है, उसके लिए आपकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए और वो एक्सपर्टीज़ आपकी जो होती है, वो आती है आपके स्किल से और आपके प्रोजेक्ट से। जितने प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, वो जितने प्रोजेक्ट्स आप उस प्रोफ़ाइल में ऐड करोगे, उतनी ही आपकी डिजिटल प्रोफ़ाइल स्ट्रॉन्ग होती रहेगी।
ओके, डेफिनेटली लिंक्डइन विल हेल्प यू आउट। ऑलराइट, जॉब सर्च में भी काम आती है, और उसको डेफिनेटली एम्प्लॉयर यानी कंपनी जो होती है वो डिजिटल प्रोफाइल चेक करती है। और अगर आप ग्रेजुएशन के लेवल में या पीजी के लेवल में ही आपका एक स्ट्रांग डिजिटल प्रोफाइल लिंक्डइन का क्रिएट करके रखते हैं, सो डेफिनेटली इट विल अगेन हेल्प यू आउट टू गेट यू शॉर्टलिस्टेड। ऑलराइट, सो इस तरीके से हमारा आज का कंक्लूजन ये रहेगा, आज के हमारे लाइव सेशन का, कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे ही आप सभी लोगों को ध्यान देना है, और यही आपको आगे रिकमेंड होने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। ओके, सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।